हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स पे। बहुत सारे स्टूडेंट जो भी सी यू ई टी पी जी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लगातार मेरे को पर्सनल डाउट आ रहे थे। हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि सर व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सिलेबस ऑफ सी यू ई टी फॉर 2023 और मोर ईयर्स। तो ये जो सिलेबस है ये सी यू ई टी ने 2022 के लिए पब्लिश किया था और मोस्टली यही सिलेबस होने वाला है। ठीक है, तो क्या सिलेबस है, हर एक टॉपिक को थोड़ा खोल खोल के समझाऊंगा बेसिकली। तो पूरा वीडियो इन डिटेल में देखें और निश्चिंत हो जाएं कि हम आपको क्या पढ़ना है, अपनी स्ट्रेटजी बना लें अभी से, क्योंकि आपका पेपर जून में होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो पोर्शन आ रहा है वो एलजेब्रा आ रहा है। ठीक है, अब देखो एलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग दो एलजेब्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं मॉडर्न एलजेब्रा, ठीक है, और एक कौन सा एल्जेब्रा पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं लीनियर एल्जेब्रा। बट जब आप हायर स्टडीज में जाते हो तो इसको अलग अलग नहीं देखते हैं, इसको एक ही मान लिया जाता है कि ये एक एल्जेब्रा का पार्ट है। ठीक है, और आगे और जो एनालिसिस हम पढ़ते हैं ना, रियल एनालिसिस वगैरह, उसको पूरा एनालिसिस का पार्ट मान लिया जाता है। भले ही यहाँ पे रियल लिखा हुआ है बट वो पूरा एनालिसिस का पार्ट आ जाता है, जिसमें फंक्शनल एनालिसिस, रियल एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस ये भी इसी के पार्ट हो जाते हैं आगे चल के। ठीक है, बट यहाँ पे क्या क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये आपका इन फ्यूचर में बता रहा हूँ, इन फ्यूचर मैथ्स के दो डिपार्टमेंट हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं प्योर और अप्लाइड, क्या कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं। बट इन फ्यूचर जब आप पीएचडी या हायर मैथमेटिक्स की ओर जाते हैं तो वहाँ पे मेनली आपसे कोई भी प्रोफेसर इंटरव्यू में मोनली यही पूछना चाहता है कि आप किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, एनालिसिस को या एल्जेब्रा को। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम एल्जेब्रा को देखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये आपका मॉडर्न एल्जेब्रा है, जिसका दूसरा नाम जो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मॉडर्न एल्जेब्रा को ही ग्रुप थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रुप थ्योरी कहा जाता है। तो फटाफट मैं थोड़ा ये इरेज कर लूं, है ना, उसके बाद हम अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या आपको एल्जेब्रा में पूछा जा रहा है। फटाफट फटाफट देखेंगे। देखिए मैं आपको हर एक टॉपिक का बताता जाऊंगा वो क्या है। देखिए सबसे पहले है ग्रुप। तो बेसिकली ग्रुप में वही कि आपका एसोसिएटिविटी होल्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, इनवर्स है कि नहीं है, आइडेंटिटी है कि नहीं है, ये सब के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। सब ग्रुप वही कि कोई ग्रुप है, सपोज आपका कोई ग्रुप है, उसके सब ग्रुप आपको चार ऑप्शन दे देगा कौन कौन सा सब ग्रुप है कौन सा नहीं है। स्टार्ट का क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, अबेलियन ग्रुप, जो ग्रुप कम्यूटेटिविटी फॉलो कर देता है उस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अबेलियन ग्रुप हो गया। नॉन अबेलियन ग्रुप, जो नॉन कम्यूटेटिविटी फॉलो ना करे, ठीक है, तो वो नॉन अबेलियन ग्रुप। तो ये क्या आ रहा है आपका, ग्रुप आ रहा है, सब ग्रुप आ रहा है, अबेलियन आ रहा है और ये नॉन अबेलियन ग्रुप आ रहा है। ये नॉर्मल होता है। उसके बाद साइक्लिक, वो जनरेटर्स जिसमें होते हैं। ठीक है, परमुटेशन ग्रुप लाइक एसएन वगैरह, है ना, नॉर्मल सब ग्रुप। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन नहीं करेंगे, तो आप ऐसा नहीं है कि आप इन ग्रुप्स को पढ़े नहीं, जैसे डीएन, जैसे क्यू8, तो बहुत सारी चीजें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना कठिन क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है बट आप लोग अच्छे से पढ़िए उसको। ठीक है, अब बात आती है लैग्रांज थ्योरम। देखो लैग्रांज थ्योरम हम पढ़ तो पहले ही लेंगे बट लिखा यहाँ बाद में है। ठीक है, लैग्रांज थ्योरम फाइनाइट ग्रुप्स के लिए, बट इसके साथ यहाँ कौची लिखा नहीं है, वो भी पढ़ लेना। ओके, बात आती है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की। देखो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, आप देखो यहाँ पे इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता है। इसमें डायरेक्ट आप ट्राई करना है कि डायरेक्ट आपके कौन से जो स्टेटमेंट टाइप होते हैं जिससे तुरंत के तुरंत निकल आते हैं फॉर्मूला से कि कितनी को होमोमॉर्फिज्म है, वो वगैरह पढ़ लेना। उसके बाद आता है कोसाइन ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे आपका पूरा ग्रुप थ्योरी हो जाता है फिनिश। बस इतना सा सिलेबस है, तो कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि हाँ मतलब सेम टू सेम एज डिट्टो आईआईटी जेम लेवल, आईआईटी जेम का जो सिलेबस है उतना ही है एक तरीके से, बट इसमें इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता है, नॉर्मल से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग को ध्यान में क्या रखना है, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा सीयूईटी में कौन से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके एसर्शन और रीजन। तो एसर्शन रीजन में आप देखने को बिल्कुल लोलू लोलू से क्वेश्चन रखे होते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि वो चीज होती भी है कि नहीं। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन डाला था रियल एनालिसिस का, एक ओपन सेट के रिगार्डिंग, है ना, तो बहुत सारे लोगों ने गलत डाला था। यदि आपको, मैं यहीं पे बात कहना चाहूंगा, यदि आप लोग भी सीयूईटी से रिलेटेड डेली क्विज ज्वाइन करना चाहते हो तो हम लोग टेलीग्राम पे डेली क्विज चला रहे हैं, और उसके अलावा हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में सीयूईटी का हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि सबसे बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और जो बच्चे आईआईटी जेम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी हमारा आईआईटी जेम वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे दो ग्रुप हैं अभी रिसेंटली जो बहुत एक्टिव है। एक आईआईटी जेम का ग्रुप है जिसमें अभी 800 प्लस स्टूडेंट्स हैं, और
एक सीयूईटी का है जिसमें अभी 400 प्लस चल रहा है, बट हमारा टारगेट है इसको करीब 1000 से 2000 तक ले जाया जाए। ठीक है, अभी पता नहीं व्हाट्सएप में कितने मैक्सिमम हो सकता है, बट मैक्सिमम तक तो पहुंचाया ही जाए। ठीक है, तो आप भी ज्वाइन करिए और मजे उठाइए, सब फ्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आपका हो गया ग्रुप थ्योरी। अब आप आगे देखेंगे तो रिंग थ्योरी आ रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे सर रिंग थ्योरी ये लोग क्यों देते हैं, क्योंकि इतना क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। देखिए, जब आप डीयू से यदि एमएससी करने जाएंगे तो आपका ये जो एलजेब्रा का पार्ट है, जो आपका मॉडर्न एलजेब्रा में आता है, वो तो एलजेब्रा, उसके अलावा रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यदि आप डीयू से एमएससी करने जा रहे हैं। और यदि आप अदर यूनिवर्सिटी में से भी एमएससी करने जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है, बट फर्स्ट सेमेस्टर में इतना नहीं है, जब तक एक आइडिया हो जाता है रिंग फील्ड्स का। बट डीयू में फर्स्ट सेमेस्टर में ही पहला पेपर ही रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको रिंग्स का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, सब रिंग भी होना चाहिए। ठीक है, आइडल भी इसी के अंदर आ जाता है, तो आइडल होना चाहिए, प्राइम आइडल होना चाहिए, मैक्सिमल आइडल होना चाहिए। ठीक है, ये चार ये रिंग थ्योरी के पार्ट है। अब प्रॉब्लम ये है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें लिखी नहीं है, वो आपको आनी चाहिए। क्या, जैसे यूआईडी, पीआईडी, ठीक है, यूक्लिडियन डोमेन, ईडी, तो ये सारी चीजें आप पढ़ के बैठिएगा क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और उसी से फिर कनेक्ट हो जाता है फील्ड। ठीक है, तो फील्ड आना चाहिए और कोसेंट फील्ड आना चाहिए। तो ये आपका पूरा सिलेबस है एलजेब्रा का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एलजेब्रा में पढ़ना क्या है। बेसिकली आपको मॉडल एलजेब्रा तो आप आईआईटी जेम की भी तैयारी करके आए होगे तो पढ़े ही होगे, है ना। बस आपको ये सब चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है, तो ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा है। और ये यूआईडी पीआईडी कुछ एग्जांपल आप करोगे आपको पूरा आइडिया हो जाता है। चलिए अब हम मूव करते हैं अपना एलजेब्रा का दूसरे सेक्शन पे। दूसरा सेक्शन हमारा क्या है, हमारा आता है लीनियर एलजेब्रा। ठीक है, चलिए एक फटाफट से मैं इसे इरेज कर देता हूं जिससे आप लोग को क्लियर दिखे कि मैं किस टॉपिक पे कमेंट कर रहा हूं और किसको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं चलो वेक्टर स्पेस पता है सबको, लीनियर डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी और वेक्टर्स पता है, बेसिस क्या होता है पता होगा, बेसिस पढ़ना है, डायमेंशन, ये नॉर्मल सी चीजें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इतना सबको पता होता है कि वेक्टर स्पेस क्या है। उसके बाद लीनियर एलआई एलडी ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेसिस, ठीक है, और स्पान, यहीं पे आप स्पान एक कर लो मेंशन क्योंकि उसका भी यूज होता ही है ना। और फिर आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर में आ जाता है उसका। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आपको पता होगा एक हम लोग डिफाइन करते हैं जिससे हम लोग भी मैट्रिक्स में बदलना चाहते हैं, फिर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी निकाले तो वो भी पता होना चाहिए, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑर्डर्ड बेसिस। ठीक है, इनके फॉर्मूले होते हैं वो सब याद होना चाहिए। ठीक है, रेंज स्पेस, नल स्पेस, मतलब यहाँ पे बात आने लगी अब नल्टी और रैंक। ठीक है, तो उसके बाद फिर जब रैंक और नल्टी आ गया पिक्चर में तो वो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंक नल्टी थ्योरम वो आ गई पिक्चर में। ठीक है, रैंक एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब बेसिकली अभी आपका एक पार्ट खत्म हो गया। लीनियर अलजेब्रा दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तरीके से मैट्रिक्स वाला पार्ट है और एक तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट कह सकते हो आप, है ना। तो अब बात आ गई आप क्या आ गई, या फिर वेक्टर्स जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, अब आ गया मैट्रिक्स वाला पार्ट। अब क्या, रैंक एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स तो आप 12th में सीख के आते हो, वही प्रोसीजर है। रैंक यहाँ पे आके सीखोगे जिसमें एक्लन फॉर्म लगा लेते हैं और बहुत सारी चीजें। डिटर्मिनेंट आता होगा, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत सिंपल है, 2x2 के लिए सीखिएगा, 3x3 के लिए सीखिएगा, इससे ज्यादा आपके से पूछेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब सॉल्यूशन है इसके पास है कि नहीं है, कितने सॉल्यूशन है, ये सब कंडीशंस होती हैं जो नलिटी के ऊपर होती है, वो सब आपको आनी चाहिए। अब आ जाता है पिक्चर में आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको आपको देखना है। ठीक है, कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम भी आपको बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे जब हम किसी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो ये बेसिकली आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर और कैले हैमिल्टन थ्योरम एक पूरा मिला हुआ टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात आते हैं मैट्रिसेस की। सबसे पहले आपको सिमेट्रिक मैट्रिसेस पता होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्वायर हर्मिशियन। ठीक है, ये आपको सब आना चाहिए। बोलो समझ में आया? थोड़ा एक सांस में बोल दिया, अब मैं रुक रहा हूं। ठीक है, तो ये सब समझ में आया, ये सब होना चाहिए। ओके, इक्यू हर्मिशियन, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, ये सब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, इनके पास कितनी आइगन वैल्यू होती हैं, कैसी आइगन वैल्यू होती हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज आपके फिंगर टिप्स होनी चाहिए। ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिसेस। अब इसमें दो तीन चीजें नहीं लिखी हैं। क्या नहीं लिखी है? जैसे निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं लिखा है, ठीक है, रोटेशन वाला नहीं लिखा है। तो देखो, अब लिखा नहीं है तो बहुत सारे लोग समझते हैं पढ़ना नहीं है। भाई देखो, लिखा नहीं है पर पढ़ लो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल इनसे डिस्कार्ड होते हैं। तो आपको यदि आता है तो लीनियर पे आप कमांड बना सकते हो।
तो आप ध्यान से देखोगे ना तो पूरा लीनियर एक तरीके से पूरा आपका आईआईटी जेम में आता है। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ना वही है, बस क्या है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो डायगोनलाइजेबिलिटी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बट डायगोनलाइजेबिलिटी के बहुत सारे स्टेटमेंट किससे रिलेट करते हैं, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से करते हैं, तो वो आप पढ़ जाना। तो आईआईटी जेम में देखा जाए तो डायगोनलाइजेबिलिटी भी आती है ना, तो उसमें ज्यादा सिलेबस है, इसमें कम है एज कंपेयर टू आईआईटी जेम। तो आराम से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा अलजेब्रा सेक्टर आपका खत्म कर दिया मैंने। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा इसे फटाफट हम इरेज कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि अभी 10 मिनट हो गए हैं और अभी हमने एक ही सेक्टर खत्म किया है, बट रियल और भी बड़ा है, तो बहुत ध्यान से समझते रहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ट्रिक्स भी बता रहा हूँ कि आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है। चलिए, रियल एनालिसिस में स्टार्ट इन्होंने किया है सीक्वेंस एंड सीरीज से। इन्होंने पॉइंट सेट टोपोलॉजी नहीं लिखी है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये नहीं लिखा है, तो उसका आंसर मैं ये पूरा पैरा पहले पढ़ लूँ उसके बाद दूंगा। सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा लिखा है, तो मतलब हर तरीके की पढ़ना आप लोग, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस, बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंसेस, सब कुछ, कन्वर्जेंट क्राइटेरिया ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, मतलब कॉची थ्योरम एक तरीके से कह सकते हो, कॉची सीक्वेंस आगे लिखा भी है। ठीक है, तो जितने क्राइटेरिया होते हैं वो सब पढ़ना है, कॉची सीक्वेंस पढ़ना है, एब्सोल्यूट कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज भी पढ़नी है, सीक्वेंस भी पढ़नी, जो भी है सब कुछ पढ़ना है। अब आता है सीरीज पार्ट। सीरीज में जितने भी टेस्ट हैं वो सब पढ़ने हैं, जैसे कन्वर्जेंस फॉर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, लेबनीज टेस्ट, ठीक है, और कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग टेस्ट। तो जैसे ये डाल दिया तो इसमें और 2 3 4 टेस्ट बढ़ गए, जैसे एबल तो पॉजिटिव के लिए होते शायद, ड्रिचलेट टेस्ट, ठीक है, फिर एबल टेस्ट भी हो गया, कॉची कंडेंसेशन हो गया, बहुत सारे टेस्ट है। तो ये सब आपको पढ़ना है और ये सब आपका आईआईटी जेम में रखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये उन्होंने कह दिया है, कहा नहीं है कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। देखो, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, पॉइंट सेट टोपोलॉजी जो है ना वो एक तरीके से हार्ट ऑफ रियल एनालिसिस है। तो यदि आप उसको पढ़ के नहीं जाओगे ना पॉइंट सेट टोपोलॉजी, तो आपको आगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसको आप रियल से दूर रख सकते हो। वो नहीं पढ़ने को कह रहे हैं, इसका मतलब वो उस पर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट ऐसा तो है नहीं कि उसका कभी यूज नहीं होगा। तो आपको लिमिट पॉइंट तो चाहिए, किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकालने के लिए भाई उसको पता तो हो लिमिट पॉइंट होता क्या है। तो मैं तो सबसे सजेस्ट करूंगा भाई पॉइंट सेट टोपोलॉजी से क्वेश्चन मत लगाओ, बट पूरा एक पढ़ के चलो कि होता क्या है। ठीक है, तो सब चीज व्हाट इज नाइबरहुड, क्योंकि नाइबरहुड नहीं पता होगा आप कैसे सीक्वेंशियल डेफिनेशन समझ लोगे, राइट। तो ये सब चीजें आप पढ़ के बैठना। ठीक है, अब बात आ जाते हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पे। तो मैं एक थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की बात करते हैं तो उसमें लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब नॉर्मल है। रोल्स थ्योरम, कॉचीज थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, ठीक है, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब आता है इंटीरियर पॉइंट्स। एक फंक्शन के इंटीरियर पॉइंट से दो फंक्शन के बीच का एरिया, आप वो इंटीरियर पॉइंट बताओ इसके पास है या नहीं, वो वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो R2 में चलते हैं बेसिकली। तो लिमिट पॉइंट, ये R2 की बात करी जा रही है। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का मतलब है कि X में चीजें चल रही हैं तो कलेक्शन ऑफ पहले लो, ठीक है। तो बेसिकली ये R2 नहीं, R में ही है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ X ही आप लोगे, तो बेसिकली वो सेट का कलेक्शन बताओ फिर आप बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक तरीके से कह सकते हो पॉइंट सेट टोपोलॉजी है, ठीक है, क्योंकि वो रिलेट कर रहा है फंक्शन से, ठीक है। मतलब वो ये चाह रहे हैं कि हम सादा नहीं पूछेंगे, बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि हम पूछेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इंटीरियर पॉइंट्स वो पूछेगा, ठीक है। तो आपको पॉइंट सेट टोपोलॉजी अब तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे पूछेगा, मतलब वो एक तरीके से फंक्शन में डिफाइन करके आपसे पूछेगा, राइट। वैसे सादा एक कर देते थे, उस टाइप के क्वेश्चन में भी ना आए, बट आप तैयार करके वो भी जाओ, क्यों, क्योंकि वो भी आ सकता है। यहाँ पे ये तो लिखा नहीं है कि केवल फंक्शन ऑफ में ही आएगा, वाह ठीक है, हेडिंग ऊपर डली है, ठीक है। तो कोई पता नहीं है भाई, ये लोग एनटीए वाले हैं, कुछ भी कर देते हैं, पता होगा। तो इंटीरियर पॉइंट हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया, ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, कनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रोल्स थ्योरम के बाद कॉची टेलर्स थ्योरम लिखा हुआ है। यहाँ पे मीन वैल्यू क्यों नहीं लिखा मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट आप भी लिख लीजिए मीन वैल्यू थ्योरम, एमबीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और भी थ्योरम्स हैं वो सब आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। कॉची मीन वैल्यू भी थ्योरम होती है, एक लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी है। तो 2 थ्योरम है, वो यहाँ पे नहीं लिखे, वो कॉची लिख दिया है, तो हो सकता है वही उसका मतलब हो। चलिए
समझ में आ गया। अब आता है पावर सीरीज। पावर सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंक्लूडिंग टेलर सीरीज, मैक्लॉरन सीरीज, ठीक है। डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि बेसिकली कन्वर्ज कहाँ कर रही है, इंटरवल निकालना। टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट द लास्ट पार्ट, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल कहते हैं जिसे हम। टू वेरिएबल में वो पूछेंगे बेसिकली लिमिट आना चाहिए कि एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, जिसमें हम बेसिकली आपने देखा होगा हम y बराबर mx वगैरह रख के आंसर निकालते हैं, एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है वो सब आना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी पता होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालना आना चाहिए, डिफरेंशियबिलिटी पता होना, मैक्सिमम मिनिमा जो आपका देखो मैक्सिमम मिनिमा। हाँ एक और चीज, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में इन्होंने मैक्सिमम मिनिमा नहीं लिखा है, तो आप ऐसा नहीं है पढ़ के नहीं जाएं, बट यहाँ पे देखो सेवरल वेरिएबल में लिखा है तो हो सकता है वन वेरिएबल में। वैसे देखो वन वेरिएबल में इसलिए आप पूछना पसंद नहीं करते क्योंकि वो जो लेवल है वो 12th लेवल है, तो मोस्टली उसमें क्वेश्चन आता नहीं है, बट आप ट्राई करके वो भी पढ़ के ही जाएं, ठीक है। तो मैक्सिमम में आपको सेवरल वेरिएबल पूछा जाएगा। मेथड्स ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद होमोजीनियस फंक्शन इंक्लूडिंग आइलर थ्योरम, ठीक है। आइलर थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो बहुत जल्दी कुछ क्वेश्चंस को कर देती है, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल आपका रियल भी फिनिश हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ एक आइडिया भी दे देता हूं आपके। एक तो एल्जेब्रा आ रहा है जिसमें आपका ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी। रियल में आपका क्या आ रहा है पूरा बता दिया। उसके बाद कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका इंटीग्रल आता है, डिफरेंशियल आता है, वेक्टर आता है और एलपीपी आता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे सर ये पीडीएफ आपको मिली कहाँ से। आपको सिंपली हमारा मॉडुलस द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। हमारा एक ऐप है खुद का, मॉडुलस द लर्निंग ऐप, ठीक है। उसमें एक ऑप्शन है आपका फ्री स्टडी मटेरियल, वहां पे जाके आप देख लो एमएससी एंट्रेंस सिलेबस सर्च कर लेना, उसमें आपको सीयूईटी का सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। और सभी यूनिवर्सिटीज का आपको वन स्टॉप, बेसिकली उस ऐप पे सारा फ्री मटेरियल है जिसमें आपको हर चीज मिल जाएगी। और जो नहीं है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ही उसको अच्छा बनाएं, आपको जो चाहिए वहां डलवाएं, आप खुद कमेंट करिए, ठीक है। और जो भी आपको नहीं मिले तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी। चलिए ओके, फटाफट अरेंज कर देते हैं हम इसे और कॉम्प्लेक्स का समझाते हैं। कॉम्प्लेक्स भी एक इंपॉर्टेंट है और अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है। फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। सिंपल आपको कॉम्प्लेक्स टाइप के फंक्शन है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत कम है, रेयर है कि बनेगा, ठीक है। सिंपल वो स्टार्ट कॉम्प्लेक्स की इससे करते हैं डिफरेंशियबिलिटी से, ठीक है। एनालिटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी और एनालिटिसिटी में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। कॉची रीमान सीआर इक्वेशन बहुत फेमस है, इसी को कहते हैं सीआर इक्वेशन। ये इक्वेशन दो इक्वेशन होती हैं, बहुत यूज है इनका, ठीक है। उसके बाद आता है पावर सीरीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन। इसका बहुत 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 जैसा हम रियल में एक पढ़ते हैं ना पावर सीरीज, ऐसे ही एक पावर सीरीज आपका यहाँ पे भी मिलेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन इंटीग्रल, ठीक है। लाइन इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज आपको बहुत सारी पढ़नी है। अब उसके बाद आ जाते हैं, जैसे आप लाइन इंटीग्रल में एंटर करते हो उसके बाद आती है थ्योरम्स, ठीक है। गॉड साइड थ्योरम आ गई, कॉची थ्योरम आ गई, ठीक है। कॉची फॉर्मूला यहाँ पे लिखा पता नहीं है कि नहीं, हाँ लिखा है, नीचे लिखा है देखो, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बीआईपी डाल लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पी है, ठीक है। अब आगे मैं ऊपर था कॉची थ्योरम के बाद कंसीक्वेंस ऑफ सिंपली कनेक्टिविटी, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है। इंडेक्स ऑफ ए क्लोज्ड कर्व, इंडेक्स निकालना कैसे निकालते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है। बहुत ध्यान से पूरे कॉम्प्लेक्स की कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला जान है, एक तरीके से हार्ट कह सकते हो, ऐसे मुझे बनाना नहीं आता, ठीक है। तो जान है एक तरीके से। उसके बाद मोरेरास थ्योरम इज द कन्वर्स कहते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, कन्वर्स है बेसिकली, ठीक है, कॉची थ्योरम का। और या फिर आप ऐसे करो कॉची थ्योरम इज द कन्वर्स ऑफ, जो भी आप कहना चाहो, ये बेसिकली एक दूसरे का अपोजिट है। लिवोली थ्योरम, ठीक है, आपको पता होगा लिवोली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस भी है। इस पे क्वेश्चन एक आ जाता है जो बाउंडेड वगैरह के ऊपर है, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, जिसमें दो का सम करके 0 होता है ना, डेरिवेटिव करके डबल डेरिवेटिव, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लेक्स इज ए वेरी स्कोरिंग टॉपिक इन सीयूईटी पीजी। आपको यदि 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं और आप कर पा रहे हो, अच्छा खासा वेटेज है, 20 नंबर कम नहीं होते हैं, ठीक है। 20 नंबर से आपका रैंक बहुत ऊपर आ जाता है। चलिए
अब बात आते हैं अपने अप्लाइड पोर्शन पे, ठीक है, ये पूरा अप्लाइड है, आप जानते हो। चलिए छोटे छोटे टॉपिक है, फटे फटाफट से थोड़ा जूम करके अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ही जूम कर दिया आई थिंक मैंने। ओके, अब ठीक है। ओके, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और देखिए पहले एक और बात बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स आपके आईआईटी एग्जाम सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये पूरा नया ही पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस ये आपका आईआईटी एग्जाम में है, ठीक है। तो आपको मोस्टली टॉपिक आइडिया होगा कि क्या क्या होता है। इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन की बात की जा रही है। डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, बेसिकली इसमें हम बीटा गामा फंक्शन वगैरह एक आइडिया लेते हैं, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, बेसिकली इसमें लेबनिज़ पढ़ते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वो पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर आता है डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है। डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। सिंपल वाले, अभी इसमें सिंपल वाले हैं, कुछ ज़्यादा वो नहीं, पर बहुत सारे फॉर्मूले और कैसे सॉल्व होता है वो सब इसमें पढ़ना होता है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ से होता है मेन पिक्चर स्टार्ट, ठीक है। बहुत सारे डबल इंटीग्रेशन जैसे आपको सादा दे दिए जाएं वो आप सॉल्व नहीं कर सकते, बट उनका चेंज ऑफ ऑर्डर करके आप उन्हें बहुत इजी से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको चेंज ऑफ ऑर्डर बताता है। कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया वॉल्यूम यूजिंग डबल इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन, तो आपको सरफेस एरिया कैसे निकालना है, लाइन इंटीग्रल कैसे निकालना है, लेंथ ऑफ कर्व कैसे निकालना है, वो सब आप इसमें पढ़ोगे। लिखा नहीं है लेंथ ऑफ कर्व, बट उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। लास्ट यूजिंग वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम आपको निकालना है ट्रिपल इंटीग्रेशन से एंड इट्स एप्लीकेशन। तो वॉल्यूम निकालने के 4-5 मेथड है, ठीक है, उन मेथड को आपको इसमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए ये सारा जो ऊपर आपका है ये पूरा इंटीग्रल कैलकुलस का जो सिलेबस है वो आपको आईआईटी में मिलता है। आईआईटी में तो रिवोल्यूशन भी आता है, मतलब रिवोल्यूशन ऑफ वॉल्यूम, मतलब घुमाने पे, वो इसमें नहीं है। वो अच्छी बात है कि रिवोल्यूशन वाला पार्ट नहीं है, वो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। तो बेसिकली सादा सिंपल सा सिलेबस है। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जाए तो ये भी आपका आईआईटी में आता है, आप सभी को पता है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, तो इसके आपको पता है एग्जैक्ट फॉर्म हो गया, बहुत सारे टाइप हैं, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल हो गया, ठीक है, आपका लीनियर फॉर्म हो गया, ठीक है, बहुत सारे फॉर्म है। तो उसके से आपको ये सब इसमें सीखने पड़ेंगे। उसके बाद आता है लीनियर फॉर्म को ही थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो आपको मिल जाता है बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। तो एग्जैक्ट यहाँ पे भी लिख दिया है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बेसिकली वो उसी में आप लोग पढ़ लेते हैं, पूरा एक ही पार्ट है। उसके बाद एग्जैक्ट सीखने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की भी जरूरत पड़ती है, लीनियर में भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब आ जाती है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी देखो दो तरीके की है, एक होती है आपकी कार्टेशियन फॉर्म में, एक होती है पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो दोनों आपको पढ़नी पड़ेगी, कभी कुछ भी पूछा जा सकता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेबल इक्वेशन, सेपरेबल सॉल्यूशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, हाई ऑर्डर। बेसिकली इसमें वही CF प्लस PI वाला सीन चलेगा, ठीक है। तो आपको PI के मेथड देखने पड़ेंगे, बट यहाँ पे होमोजीनियस कह रहा है, नॉन होमोजीनियस भी आपको आनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट लीनियर ऑफ सेकंड ऑर्डर हायर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका क्वेश्चन होता बहुत ईजी है, बट आपको यदि मेथड नहीं पता तो आप आंसर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इसका 1-2 क्वेश्चन आप देख के जाओ, मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन आपसे होगा नहीं, मोस्टली हो जाता है, ठीक है। यदि आप 1-2 क्वेश्चन का आइडिया लेके गए हो पेपर आपका, आप आराम से कर लोगे, उतना कठिन देते भी नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। नेक्स्ट कॉची आइलर, कॉची आइलर सिंपली वही वाला कि जिसमें आप जेड के टर्म्स में एक क्वेश्चन निकालते हो, बाद में इसकी जगह एक्स की टर्म्स में कुछ वैल्यू पुट कर देते हो, तो वो होता है जिसमें आपको पता है कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको हम कॉची आइलर कहते हैं, वेयर द कंडीशन इज एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये आपका पूरा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, आराम से आप आईआईटी में जो पढ़ के आए वही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट, ठीक है, समझ में आ गया किसी को कोई दिक्कत? ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस है, अच्छा स्कोर हो जाता है इसमें डिफरेंशियल में। नेक्स्ट वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस और एलपीपी दोनों ही आईआईटीज़ में आपके नहीं है, ये दोनों ही नए हैं। पहले वेक्टर होता था, अब नहीं है, हटा दिया है न्यू सिलेबस में। तो सबसे पहले सिंपल देखो, वेक्टर बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 15 दिन में आप इसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। स्केलर एंड वेक्टर फील्ड पता होना चाहिए कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, क्योंकि यही नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम आगे आएगी। तो सबसे पहले इसको पता करिए क्या चीज़ होती है, थोड़ा आइडेंटिफिकेशन करिए, इनकी प्रॉपर्टी समझिए। उसके बाद ग्रेडियंट फॉर्मूला होता है, सिंपली रखो पाओ। डाइवर्जेंट का भी फॉर्मूला होता है, कर्ल का भी फॉर्मूला होता है।
तीनों आपको पता होना चाहिए तीनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि सिमिलरिटी बहुत है, छोटा छोटा सा अंतर है। लाप्लासियन ऑपरेटर किसे कहते हैं वो पता होना चाहिए। अब आता है स्केलर लाइन इंटीग्रल, ठीक है, तो वो पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं विद द ग्राफ, ठीक है, तो ये अभी ग्राफ के बारे में बात की जा रही है। वेक्टर लाइन इंटीग्रल कैसे करते हैं, फिर आपको ग्रीन्स थ्योरम आनी चाहिए, अच्छा वो आगे लिखा हुआ है, ठीक है, तो अभी आप सादा ग्राफ वाला सीखिए। फिर आता है स्केलर सरफेस इंटीग्रल, वेक्टर सरफेस इंटीग्रल, दोनों ये सब अभी जो चीजें होंगी ग्राफिकली आप देख सकते हैं। अब इसी को जस्ट सपोज बहुत सारे बच्चे ग्राफ नहीं बना पाते, वो कैसे करें, उनके लिए है कि लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल बेसिकली जो होता है उसमें आप ये तीन थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और इनकी प्रॉपर्टीज आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं यदि ये तीनों थ्योरम आपको आती हैं। कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ कठिन नहीं है, आसान है, बट ये कि समझ में आ जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। देखिए अप्लाइड पार्ट को समझने के लिए प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस करिए बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, बढ़िया तरीके से लिखिए, सब PYQ लगा डालिए, ठीक है, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। तो इसी के साथ मैं बताऊं मॉडुलस भी अपनी जल्दी टेस्ट सीरीज और कोर्स लॉन्च कर दिया है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो हम लोग CUET का CUET PG 2023 के लिए मॉडुलस ने अपना पूरा कोर्स लॉन्च कर दिया है, ठीक है, और जिसकी फीस 499 है ओनली, ठीक है, और इसमें आपको पूरे लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही आप पढ़ा रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आप लाइव अपने डाउट पूछ सकते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे पढ़ाना है, क्या डाउट्स हैं, और आपको वीकली हम लोग असाइनमेंट टेस्ट भी बना के देंगे, ठीक है। तो बहुत सारी फैसिलिटी हैं, अभी मैंने कुछ ही बताई हैं, इसमें आपको PYQ सॉल्यूशन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलेंगी। तो यदि आप इंटरेस्टेड है आप हमारा ऐप मॉडुलस द लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, सो नेक्स्ट, वेट ए मिनट, ओके, अभी LPP पे चलते हैं। देखो LPP यदि बात की जाए तो CU सेट जब हुआ करता था बहुत फेमस था, ठीक है, LPP बहुत अच्छा खासा आता था, BHU में भी अच्छा खासा आता था, ठीक है, DU में और SU में कम आता था, ठीक है, DU में तो शायद आता भी नहीं था, बट अब सबका एक ही पेपर है, लास्ट ईयर CUET में आया हुआ है, अच्छे से पढ़िएगा। कॉन्वेक्स सेट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, एक्सट्रीम पॉइंट्स जो कोने वाले पॉइंट्स होते हैं, कॉन्वेक्स हल, ठीक है, ये आपको पता होगा, हाइपर प्लेन क्या होता है, पॉलीहाइड्रल सेट क्या होते हैं, कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होते हैं। देखो LPP एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, तो ये आपको यदि आप सपोज ये आ भी नहीं रहा है तो भी आपको पढ़ना जरूरी है, MSc में इसका बहुत यूज है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होते हैं, कॉनकेव फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो जिसे हम BFS कहते हैं, मतलब शॉर्टकट नाम तो सुना ही होगा सबने, ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। देखो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के कुछ फॉर्मूले भी है, कुछ सॉल्व करके आपको करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट कि फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब कैसे चीजें हो रही हैं, ग्राफिकल मेथड ऑफ LPP, तो बेसिकली जो ग्राफ से हम सॉल्व करके आंसर निकाल देते हैं वो आना चाहिए, ठीक है। अब आता है सिंप्लेक्स मेथड। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बेसिकली डुअलिटी कहीं नहीं आया है, क्या नहीं आया है, डुअलिटी। जो बच्चे LPP पढ़े उनको पता होगा व्हाट इज डुअलिटी, ठीक है, तो डुअलिटी यहाँ पे पिक्चर में आया नहीं है, बट आप सिंप्लेक्स मेथड, और क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड जो है वो एक बहुत बड़ा मेथड है, आसान नहीं है कि आपको उसके क्वेश्चन को आप पकड़ पाओ, और यहाँ पे डुअलिटी पिक्चर में है नहीं, तो एक यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होगा कि सर डुअलिटी पढ़ के जाएं कि नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर्स आते रहे हैं डुअलिटी के क्वेश्चन। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डुअलिटी का बेसिकली डुअलिटी तो नहीं पढ़ के जाएं, बट सिंपल डुअलिटी तो पढ़ के जा ही जाएं। क्यों? क्योंकि यदि आपको नहीं आती और आ गया तो छोड़ना पड़ेगा। देखो ये तो भूल जाओ कि क्वेश्चन करेक्शन होगा, उसके वो कोर्स में नहीं है तो उसके मार्क्स सबको मिलेंगे, वो कभी नहीं होता। ये तो होता है कि गलत क्वेश्चन है तो मार्क्स मिलेंगे, बट क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस है, इस वजह से ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाओ, क्योंकि वो लिखे नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं कि वो देंगे नहीं, वो बात सही है तो उनको नहीं देना चाहिए, दे दिया फिर। तो डुअलिटी एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, तो सीखने में क्या जा रहा है, 2 मिनट में आप सीख जाओगे, बस उसकी प्रैक्टिस करनी है, 5-10 क्वेश्चन लगा लो, आ जाएगा, कुछ नहीं है। डुअलिटी बहुत सिंपल है, उसमें बस क्या होता है जो दिया जाता है उसी को पलट के लिखना होता है, एक तरीके से वही है, मतलब हाँ वो बात सही है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट भी लगता है, तो एक ही कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये हमारा ओवरव्यू है पूरे सिलेबस का। आई होप आपको पसंद आया होगा पूरा सिलेबस। मैंने पूरी कोशिश की कि हर चीज को खोल खोल के अच्छे से समझाई जाए। सो कमेंट बताइए कैसी लगी आपको वीडियो आज की, ठीक है। और अभी तक आपने, फिर से कहूंगा, हमारा मॉडुलस द लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप, नॉट ओनली, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहां जाके कुछ खरीदें,
आप सिंपली उसको डाउनलोड करिए और फ्री स्टडी मटेरियल का भी फायदा उठाइए। मेरा मानना ये है कि सबको स्टडी मिलनी चाहिए, जिसके पास भी मौका नहीं है। वहाँ हम फ्री टेस्ट भी, हमने 30 टेस्ट फ्री डाल रखे हैं, तो आप 30 टेस्ट लगाओ, जरूरी नहीं है कि आप इन्वेस्ट करो। पर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और वो कोर्स लेना चाहते हैं तो वो हमारा CUET PG का कोर्स ले सकते हैं। अभी 499 में चल रहा है, बाद का पता नहीं, ठीक है, आप लोगों का प्यार है, ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगी, कोई रिकॉर्डेड नहीं, रिकॉर्डेड मतलब आपको, सॉरी ये 5 लिख दिया मैंने, एक मिनट, लाइव क्लास होगी, ठीक है। और जो बच्चे जैसे सपोज कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको वो रिकॉर्ड भी मिल जाएगी, मतलब लाइव हम लेंगे और वो रिकॉर्ड होके भी आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए, और भी बहुत सारी फैसिलिटी है जो हम प्रोवाइड इसमें कर रहे हैं। तो आपको कोई भी डाउट है आप इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, 9997546276, ये मेरा ही नंबर है। आप लोग हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं यदि आपको कोई भी डाउट है, आपको कोर्स लेना है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।